बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। मॉर्निंग वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मॉर्निंग वॉइस में बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर दरअसल अयोध्या में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते चलें, जानकारी आपके साथ साझा करते चलें। अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक होने वाली है। दरअसल अयोध्या में सुरक्षा प्रबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक होगी। जानकारी आपके साथ साझा करते चले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में राम नगरी में चल रहे विकास कार्य, मंदिर परिसर के आसपास होने वाली व्यवस्थाओं और आने वाले आयोजनों की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का भी जायजा लेंगे। अयोध्या में बढ़ते पर्यटन और श्रद्धालु की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। बैठक से कई अहम निर्णयों की उम्मीद जताई जा रही है। रजनीश पांडे हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। और जरा बताइए आज क्या होने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में। देखिए अब्दुल, ये हमेशा से राम मंदिर के प्रति उनकी आस्था भी रही है और अयोध्या को लेके हमेशा से प्रदेश के मुख्यमंत्री चिंतित भी रहे हैं और वहाँ विकास भी हो रहा है। चूंकि 25 को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसको उस लिहाज से पहले समीक्षा बैठक की कि क्या क्या तैयारी हो गई है, क्योंकि एक हमारे यहाँ रहा है कि जो भी बड़ा कार्यक्रम या गेस्ट आता है तो उसको लेके पहले से सारी सरकारी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। वो जाएंगे कि प्रधानमंत्री के हेलीपैड से लेकर तमाम व्यवस्था, चूंकि आप प्रधानमंत्री को सुरक्षा के लिहाज से भी, हालांकि तो काम एसपीजी का है, लेकिन वो सारा अरेंजमेंट करना कहाँ तक क्या चला, क्योंकि उसमें वो मंदिर के न्यास परिषद के साथ भी बैठक करेंगे। जो ट्रस्टी लोग हैं उनसे पूछेंगे और कहाँ प्रशासन का योगदान चाहिए, क्योंकि एक ट्रस्ट बॉडी है, अपना काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं तालमेल होना जरूरी है। फिर विकास के लेके जो तमाम अयोध्या को सौगात दिया गया था उसकी समीक्षा करेंगे, कहाँ तक काम कंप्लीट हुआ है। तो इन्हीं सब सारे बातों को लेके और ध्वजारोहण भी कार्यक्रम होने वाला है। आने वाले वक्त में ध्वज लगाया जाएगा, उसको लेकर भी बहुत मुमकिन है बातचीत हो रही हो। क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब्दुल्ला, मेन टॉपिक वही है, उसी इशू को लेके, चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है, संभावित है, तो उसको लेके पूरी तरीके से ये रखा जाएगा कि क्या क्या तैयारी कहाँ तक कंप्लीट हुई, क्योंकि बहुत ढेर सारे वहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसकी हालांकि बीच बीच में मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, बड़ा काम है जी, तो उसको पूरा फुटेज भी मिलना है। सरकार अपने तरीके से प्रचार प्रसार भी करेगी, तो उसी को लेकर सारी ये बैठक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आज करेंगे। अयोध्या में तमाम विकास कार्य है। एक और अहम जानकारी आपको देते चले, लखनऊ से अहम खबर है। नगर निगम कार्यकारिणी की भी आज अहम बैठक होनी है। नगर निगम कार्यकारिणी की आज अहम बैठक होगी। नगर निगम मुख्यालय में 3 बजे से ये बैठक होगी। बैठक में पुनरीक्षित बजट आज पास हो सकता है। नगर निगम में खींचातान से पुनरीक्षित बजट अटका हुआ था। नगर निगम में देखा है उत्तर प्रदेश के बड़ी खींचातान देखने को मिली थी। एमएलसी और विधायकों के बीच में अनबन भी देखने को मिली थी। तमाम तरह की चीजें थी जिससे बजट अटका हुआ था। बहुत मुमकिन है आज उसको रिलीज किया जा सकता है। बजट से सड़क और नालियों की सफाई पर कार्य जाहिर तौर पर होगा। खस्ता हाल सड़कों को लेकर कई मदों में बढ़ोतरी भी होगी। कई ऐसे मद हैं, कई ऐसे जो आवंटन होंगे उसमें बढ़ोतरी का भी देखने को मिल सकता है। कहाँ कहाँ खस्ता हाल सड़क है। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी की आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में निश्चित तौर पर जो
बजट है उसको लेकर निर्धारण होगा, हो सकता है रिलीज किया जाए, कितना बढ़ोतरी होगा कितना नहीं होगा। और ये बजट अगर रिलीज होता है तो उत्तर प्रदेश के भीतर और ख़ासतौर पर लखनऊ के भीतर जो भी सड़कें हैं खस्ता हाल है, नालियां हैं जहां ओवरफ्लो देखने को मिलता है या फिर ड्रेनेज सिस्टम खराब है, उस बाबत दरअसल इस बजट को रिलीज करने की कोशिश होगी और कार्य किया जाएगा। चुनावी हार पर आज प्रशांत किशोर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तकरीबन सुबह 11:30 बजे पटना में प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार चुनावी हार पर प्रशांत किशोर ने बाकायदा एक बयान भी जारी किया है। प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करेंगे। हालांकि 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी, लेकिन एक लास्ट मोमेंट पर प्रशांत किशोर की ओर से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दरअसल पोस्टपोन कर दिया था। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस परसों भी 2 दिन पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐलान किया गया था प्रशांत किशोर की ओर से कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे हार के कारणों का क्या रीज़न रहा है और उसके बाद डिटेलिंग पे जाएंगे। हालांकि पूरी मीडिया आ गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्रशांत किशोर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद बड़ी किरकिरी हुई थी प्रशांत किशोर की, और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है प्रशांत किशोर ने। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर है। जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि कैबिनेट बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला, कैबिनेट ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की है, जिसकी सूचना मुख्यमंत्री के जरिए राज्यपाल को दे दी गई है। दूसरा, सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के जरिए किए गए सहयोग, नीतियों के सफल क्रियान्वयन और सकारात्मक कार्यशैली के लिए उनकी सराहना की गई है। तीसरा, हालिया चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की भारी सफलता पर मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है और उनके नेतृत्व की प्रशंसा की है। 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया जो चूंकि नए चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक चुन लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है, इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने
मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार चुनाव परिणामों को जनता की परिपक्वता और विकास केंद्रित सोच का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है, जो नेता काम करेगा, ईमानदारी से चलेगा, जनता की जरूरतों को ध्यान में रखेगा, उसी पर फिर से भरोसा किया जाएगा। तिवारी के मुताबिक ये एक नई राजनीति संस्कृति की शुरुआत है, जहां जाति की दीवारें कमजोर पड़ी हैं और लोग अपने भविष्य को लेकर अधिक सजग हैं। और देखिए, बिहार ने पूरे देश के जो भी लोकतांत्रिक नीतिगत बातों को स्टडी करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जो काम करेगा, जो जनता का ख्याल रखेगा, जो ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा, उसको जनता बार बार सरकार चलाने का मौका देगी। और जिस तरह से बिहार के बारे में समीक्षा हो रही थी पूरे देश में, बिहार ने उन सारी समीक्षा को एक तरफ कर दिया और जो संदेश है वो एक नई राजनीतिक संस्कृति का संदेश है। जाति की दीवार टूटी है, लोग अपने फ्यूचर को लेकर के सजग हुए हैं और अमर्यादित बात करने वाले, अमर्यादित व्यवहार करने वालों को चुपचाप बिहार की जनता ने सत्ता से इतना दूर कर दिया है कि शायद ही कभी अब हिम्मत करें वो खड़े होने की उस मानसिकता के साथ जो पहले जंगल राज का था। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा है कि ये पूरी तरह से उनका अंदरूनी मामला है, इसमें कोई विशेष कहना नहीं चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधायक दल का नेता कुछ चुनिंदा लोग ही तय करेंगे। ये सच है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। मांझी ने रोहिणी आचार्य के जरिए उठाए गए गंभीर मुद्दों को चिंताजनक बताया है। कहा है ऐसी बातों पर संबंधित लोगों को शर्म आना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर अव्यवहारिक वादे करने का आरोप लगाया है। बिहार की जनता के जरिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जताए गए विश्वास के लिए धन्यवाद दिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, उनके अपना अंदरूनी मामला है। और विधायक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो भी चुनते हैं। तो ये बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को, हालांकि कि बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे, जब बोलते थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमको तो लगता था कि प्रलाप कर रहे हैं। कोई ठंडा दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। और ये बात को हर मीटिंग में हम उछालने का काम किया। और धन्यवाद देते हैं बिहार के आम जनता को, जो हम लोगों की बात को समझने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के कार्यों को और डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का वो लोग ने जो निश्चय लिया, वो बहुत काबिल तारीफ है। और ख़ास करके महिला और युवा जिनके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो आज सामने आया और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग वोट दिया। इसलिए इसको लैंडस्लाइड भी हम लोग कह रहे हैं। और इन लोग जो गलत काम कर रहे थे उसका उजागर अब उनके घर से ही हो रहा है। अब दुनिया समझेगा और वो लोग भी समझेंगे कि क्या है। हम समझते हैं कि इनका अवसान का समय आ गया। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए नए नए तरीके अपनाती है और ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह
साठगांठ से चुनाव प्रमाण प्रभावित किए जाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव प्रक्रिया में 69 लाख वोट हटाए गए हैं, जबकि करीब 24 लाख नए वोट जोड़े गए, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। डिंपल यादव के मुताबिक बिहार में बीजेपी ने SIR नाम की रणनीति के तहत चुनाव जीता है। उन्होंने कहा है कि ऐसी राजनीतिक चालें लोकतंत्र के लिए खतरा है और इन पर जवाबदेही तय होना चाहिए। और ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठगांठ से चुनाव जीतने के जरिए नए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि SIR ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि SIR की रणनीति के तहत जिस समय यह लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में हुई 7 वर्ष की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश में कानून का राज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में न्याय की व्यवस्था समान रूप से लागू होती है और अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। इसी न्याय प्रक्रिया के चलते दोनों नेताओं को 7 साल की सजा सुनाई गई है। ये बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है कि इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद और मैं समझती हूँ नेता सदन होने के साथ साथ उन्होंने कई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम क्यों हुआ है, ये अपने आप में विचार करने का विषय है। दूसरी बात, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह साफ तौर से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का हम अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर व्यक्ति, चाहे वह खुद भी स्वयं क्यों न हो, अगर इस तरीके की बात आती है तो वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, एक न्याय संविदा है, जिसके तहत हर व्यक्ति, वह चाहे राजनेता हो, वह अफसर हो, वह टीचर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी भिन्न अंग से आता हो समाज के, तो उसे जो है अगर वह गलत कार्य करता है तो उसे सजा मिलेगी। और उसी के कारण मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को भी 7-7 साल की सजा मिली है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं कि हमें किसी भी प्रकार की अराजकता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है और देश कानून पे ही चलेगा। बिहार चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ईवीएम पर विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पोस्टल बैलेट में INDIA गठबंधन को लगभग 80% बढ़त मिली थी, लेकिन ईवीएम गिनती में तस्वीर पूरी तरह बदल गई, जो संदेह पैदा करती है। पप्पू यादव के मुताबिक ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसकी पारदर्शिता पर देश भर में चर्चा होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तकनीक की जांच जरूरी है। पप्पू यादव ने कहा कि उनका सबसे बड़ा सवाल ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर है। आप फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए, वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। सात करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो SIR के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। तो इतने बड़े पाप प्रक्रिया के बाद पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, बैलेट पर कराओ।
नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल है तब भी, आज भी, कल भी रहेगा ईवीएम को लेकर। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। जो देश ईवीएम बनाया वही ईवीएम पर भरोसा नहीं किया। जो सबसे लोकतांत्रिक देश है वही भरोसा नहीं किया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।